नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग यूपीटीटी पर्यावरण विज्ञान यानी कि इन्वायरमेंटल साइंस के 2011 से लेकर 2016 तक के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। 2017 से लेकर 2021 तक जितने भी प्रश्न ईवीएस में पूछे गए थे, 2021 की परीक्षा जो कि हाल ही में हुई थी, 28 नवंबर को ये परीक्षा कैंसिल हो गई थी, तो उसमें जो क्वेश्चन पेपर आया था उसमें ईवीएस के जो प्रश्न पूछे गए थे उसको हमने पार्ट 1 में डिस्कस कर लिया है। तो ये वीडियो देखने के बाद आप पार्ट 1 को डिस्कस कर लेंगे तो यूपीटीटी का कंप्लीट आप रिवीजन कर लेंगे, यानी कि 2011 से लेकर 2021 तक ईवीएस में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं प्रत्येक प्रश्न के प्रश्नों को एक बार देखना आपके लिए बहुत ही जरूरी भी है और पूरा रिवीजन भी आपका हो जाएगा। तो ये पार्ट 2 है और इस पार्ट में हम शेष बचे प्रश्नों को यानी कि 2011 से लेकर 2016 तक के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। 2017 से लेकर 2021 तक का जो वीडियो है ये पहले ही चैनल पर अपलोड किया जा चुका है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही आपको दे दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि है। अब देखिए, एक बात आपको बता दें कि 2016 में ये जो परीक्षा हुई थी 2 बार हुई थी। तो फिलहाल दिसंबर माह में जो परीक्षा हुई थी उसके प्रश्नों को करेंगे डिस्कस। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट होगा जिसमें हम फरवरी माह में जो परीक्षा हुई थी उसके प्रश्नों को भी करेंगे डिस्कस। तो ये जो प्रश्न है आपके सामने, ये 2016 में दिसंबर माह में जो परीक्षा हुई थी उसी के प्रश्न हैं। शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि क्या है? शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि होती है छात्रों का विश्वास। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता है, तो वह है एक। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ हम टू दी पॉइंट ही चलेंगे, बहुत अधिक व्याख्या आपको नहीं देंगे, क्योंकि उद्देश्य यही है कि संपूर्ण जो आपका सिलेबस है और 2011 से लेकर 2021 तक के जितने भी प्रश्न हैं एक बार उनका कंप्लीट रिवीजन तेज़ी से कर लिया जाए। और निश्चित रूप से यहाँ से प्रश्न आपको मिलेंगे जो परीक्षा होने जा रही है उसमें। तो परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता है, तो वह क्या होगा? देखिए फ्रेंड्स, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, वह एक सिद्धांत है। विकल्प ए इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि कौन सी है? विचार गोष्ठी एवं श्रुतलेख, श्रुतलेख एवं दिया गया कार्य, विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना, व्याख्यान एवं श्रुतलेख। सही जवाब ऑप्शन सी है, विचार गोष्ठी और कार्य योजना। निम्नलिखित में कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ग्रीन हाउस गैस के बारे में आप जानते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मेथेन सभी ग्रीन हाउस गैसें हैं। हीलियम जो है ये ग्रीन हाउस गैस में नहीं आती है। ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई के द्वारा किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, इसको डेसिबल में मापा जाता है, इंडिकेट करते हैं डीबी से। निम्न में से किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी के द्वारा हुआ है? लैपीज, यू आकार की घाटी, वी आकार की घाटी या फिर जलप्रपात। तो किस स्थल आकृति का निर्माण हिमानी के द्वारा होता है? तो सही जवाब है यू आकार की घाटी, यानी कि विकल्प बी हमारा करेक्ट है। निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो कौन सी नदी है जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है? ताप्ती, सुवर्णरेखा, नर्मदा और सिंधु में। सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, ठीक है, सुवर्णरेखा। बाकी ताप्ती, नर्मदा और सिंधु ये कहाँ पर गिरती हैं? तो फ्रेंड्स, ये तीनों की तीनों नदियाँ जो हैं वो अरब सागर में गिरती हैं। राकेश कक्षा 5 पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य को समय से प्रस्तुत नहीं करता है, अतः सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय क्या हो सकता है? ए, बी, सी, डी 4 विकल्प हैं। तो सही जवाब होगा कि उसकी अनियमितताओं के कारणों को जानकर उसे सही मार्गदर्शन देना, यानी कि विकल्प सी यहाँ पर करेक्ट है। मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा भोपाल, ठीक है, भोपाल। कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? उत्तर हो जाएगा भूमध्य सागर। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस। और 2021 में थीम रही मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, हमें हमारे भोजन और टीकों को ठंडा रखना है, ठीक है। ये 2021 की थीम है, 16 सितंबर 2021 को मनाया गया था 2021 का अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस। किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं, तो ये होते हैं फ्रेंड्स प्राथमिक उपभोक्ता। देखो, पृथ्वी पर जो ऊर्जा का मुख्य सोर्स है वो क्या है? सन है, ठीक है। तो सन से क्या बनता है? सन से पोषण पाते हैं पौधे। पौधे जो होते हैं ये क्या कहे जाते हैं? तो पौधे जो होते हैं इन्हें कहते हैं उत्पादक। इसके बाद इनको खाते हैं जो शाकाहारी जीव होते हैं वो, तो शाकाहारी इन्हें कहते हैं
प्रथम उपभोक्ता, ठीक है, प्रथम उपभोक्ता। और इसके बाद फिर द्वितीयक में आते हैं, तो द्वितीय उपभोक्ता कौन होते हैं? जो शाकाहारी जीवों को खाते हैं, यानी कि ये मांसाहारी होते हैं, ठीक है। फिर अंत में क्या आते हैं? अपघटक आते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? जो हमारा इकोसिस्टम है उसमें जो तत्व होते हैं उसका जो चक्रण होता है उसको कहते हैं जैव भू रासायनिक चक्रण। ये जो जैव भू रासायनिक चक्रण है ना, इस शब्द को रट लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यूपीटीटी के साथ साथ पीएनपी के द्वारा जो भी परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं उसमें ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया। निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो यहाँ पर जो विकल्प थे उसमें कई सारे ईंधन थे, तो इसमें सही जवाब हाइड्रोजन था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संकटग्रस्त जंतु जो दैत्याकार पांडा होता है, बहुत ही प्यारा सा जीव होता है, ये कहाँ पर पाया जाता है? तो ये चीन में पाया जाता है, ठीक है। और ये फिलहाल संकटग्रस्त है। किस गैस से भोपाल गैस त्रासदी घटित हुई थी? अब इसको बिल्कुल रट लो, क्योंकि अगर आपने पार्ट 1 देखा होगा तो ये प्रश्न पार्ट 1 में भी था और ये प्रश्न कई बार रिपीट होगा आगे भी। तो मेथिल आइसोसाइनेट, इसको MIC भी कहते हैं, ठीक है। और भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? तो याद रखना कि यह 1984 में हुई थी घटना, 3 और 4 दिसंबर की रात में, ठीक है। किस देश में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया में जो गर्मियाँ होती हैं ना वो दिसंबर से स्टार्ट होती हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है ये दक्षिणी गोलार्ध में है और उत्तरी गोलार्ध में जब गर्मी होती है तो नीचे दक्षिणी गोलार्ध होता है वहाँ पर सर्दी होती है। अब उत्तरी गोलार्ध में हमें, तो हमारे यहाँ क्या पड़ रहा है? हमारे यहाँ ठंडक है तो नीचे गर्मी पड़ रही है। गिर वन्यजीव अभयारण्य किस वन्यजीव का संरक्षण करता है? अगर आप यूपीटीटी के प्रश्नों को देखें EVS के 2011 से लेकर 2021 तक, तो ये प्रश्न मतलब पता नहीं क्यों बहुत बार रिपीट हुआ है, तो इसको याद रख लेना। गिर वन्यजीव अभयारण्य ये कहाँ पर है? तो ये देखो गुजरात में है और यहाँ पर एशियाई शेर पाए जाते हैं, एशियाई शेरों का घर कहा जाता है इसे, ठीक है। तो इसको जरूर याद रखना। निम्न में कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है? तो ये कैक्टस है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। ग्रीन मफलर संबंधित है किससे? ध्वनि प्रदूषण से। देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है, ये मान लो सड़कें हैं ना और यहाँ पर मान लो रिहाइश है, तो सड़कों पर जो हल्ला होता है ना, इसको रोकने के लिए पेड़ लगा दिए जाते हैं ढेर सारे, ठीक है। ये जो पेड़ होते हैं ये ध्वनि को सोख लेते हैं, तो इन्हें कहते हैं ग्रीन मफलर। तो ग्रीन मफलर का संबंध किससे है? ध्वनि प्रदूषण से है। भू पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत सूर्य होता है। मैंने आपको बताया था कि सूर्य अगर अपनी ऊर्जा देना बंद कर दे, यानी कि सूर्य का प्रकाश धरती पर आना बंद हो जाए, तो जीवन का नाश हो जाएगा। तो याद रखना कि जो भू पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है सूर्य। यहाँ तक कि जो भी जीवाश्मी जो ईंधन है, लाइक एज जो भी आप डीजल पेट्रोल वगैरह पाते हैं ना, वो सब भी कहीं ना कहीं सूर्य के प्रकाश की वजह से ही बने हैं। टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? तो याद रखना शनि का है टाइटन, और शनि के कुल मिला के 62 उपग्रह हैं। कितने हैं? 62। बायोडीजल की फसल कौन सी होती है? तो जेट्रोफा होती है, इसे रतन जोत भी कहते हैं भारत में, ठीक है, रतन जोत की फसल। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम ये कब पारित हुआ था? 1986 में पारित हुआ था। और ये भी याद रखना कि संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन का पहला मानव पर्यावरण सम्मेलन हुआ था 5 जून 1972 में। कहाँ पर हुआ था? स्टॉकहोम में हुआ था। भूमंडलीय तापन का कारण क्या है? भूमंडलीय तापन देखो, इसको कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। अब आप समझ गए होंगे। तो ग्लोबल वार्मिंग का जो कारण है वो है कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना। किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो जो विभिन्न प्रकार के वन हैं उसमें जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन है वहाँ पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। देखो, ये हो गई पृथ्वी, ये हो गया इक्वेटर। इक्वेटर के 28 डिग्री ऊपर 28 डिग्री नीचे का जो एरिया है ना, यहीं पर आपको मिलेगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन बायोम, ठीक है। और यहीं पर सबसे अधिक जैव विविधता भी पाई जाती है। तो इसको आप थोड़ा सा समझिए। किस मृदा का निर्माण लावा के द्वारा होता है? तो काली मिट्टी। काली मिट्टी भारत में सर्वाधिक पाई जाती है महाराष्ट्र में, और ये जो मिट्टी होती है वो कपास के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोक देती है? तो उत्तर आपको पता ही है कि इसे ओजोन मंडल कहते हैं, लेकिन इसका एक नाम है समताप मंडल। समताप मंडल एक बार चित्र के माध्यम से आप समझ लीजिए, फिर आपको भूलेगा नहीं। देखो, ये होगी हमारी पृथ्वी,
पृथ्वी के जस्ट ऊपर का जो मंडल है, जो परत है, उसे कहते हैं क्षोभ मंडल, ठीक है। और क्षोभ मंडल के ऊपर आता है समताप मंडल, यहीं पर आपको O3 ओजोन मिलता है, ओजोन परत यहीं पे मिलती है। उसके बाद है मध्य मंडल, सबसे ठंडा यही होता है। फिर है आपका आयन मंडल और फिर है आपका बहिर्मंडल। तो ये जो परतें हैं इसको आप क्रम में याद रखिएगा, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल, ठीक है। अब देखो गंगा एक्शन प्लान, इसको GAP भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत 1985 में हुई थी, तब प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी जी थे। तो गंगा एक्शन प्लान को लाने का जो मुख्य उद्देश्य था वो था जल की गुणवत्ता में सुधार करना, ये याद रखना आप। निम्न में कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? जैविक कीटनाशक का उत्पादक माना जाता है नीम, ऑप्शन ए करेक्ट है। तो ये थे कुल मिला के 30 प्रश्न जो कि दिसंबर में हुई 2016 की परीक्षा में पूछे गए थे, UPTT 2016 में। अब हम लोग देखेंगे उन प्रश्नों को जो कि फरवरी में परीक्षा हुई थी, 2 फरवरी 2016 को परीक्षा हुई थी UPTT 2016 की, उसके प्रश्नों को देखते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा गया था कि प्लेग क्या है? तो प्लेग का जो कारण है वो है जीवाणु जनित बीमारी, यानी कि प्लेग का जो मुख्य कारण है, देखो चूहे से फैलता है प्लेग, और इस पर एक बैक्टीरिया पनपता है जिसका नाम है पास्ट्यूरेला पेस्टिस, और यहीं से ये बीमारी मानव में आती है। इसे प्राचीन काल में तावन कहा जाता था, ठीक है। तो गांव के गांव साफ हो जाते थे। फिलहाल प्लेग जो है ये क्योरेबल है, इसका इलाज होता है। गैसीय अपशिष्ट क्या होता है? गैसीय अपशिष्ट, तो देखो जो लकड़ी और कोयले से धुआं निकलता है ना, उसे कहते हैं गैसीय अपशिष्ट। कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होते हैं? अब देखो यहाँ पर जो फल होता है, अब कुछ फल आप ऐसे भी खाते होंगे जो कि मतलब विदेशों से चला आता है, तो फलों के द्वारा जो प्रकरणित होते हैं पौधे वो दूर दूर तक प्रसारित होते हैं। तो विकल्प 3, क्वेश्चन नंबर 3 का जो विकल्प था वो फल था, कि फल के द्वारा पौधे जो होते हैं वो दूर दूर प्रसारित होते हैं। यहाँ पर पशुओं के द्वारा विकल्प था, फर्न के द्वारा था, या फिर था परागण के द्वारा। तो फिलहाल तो सबसे अधिक फल के द्वारा ही होगा। जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो वह क्या कहलाता है? उसे कहते हैं सहभोजी। देखो होता क्या है ना, कभी कभी 2 जीव होते हैं, दोनों साथ साथ रहते हैं लेकिन परस्पर एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, उन्हें सहभोजी कहा जाता है। और दोनों की जो उत्तरजीविता होती है एक दूसरे पर निर्भर करती है, उन्हें कहते हैं सहवासी जीव। जब मोर सांप को खाता है, ठीक है, मोर किसको खाता है? पिकॉक, ये खाता है किसको? सांप को खाता है, स्नेक को। सांप कीड़ों को खाता है यानी कि वर्म को, और वर्म जो होते हैं ये हरे पौधों को खाते हैं, ग्रास को, ठीक है। तो मोर का पोषण स्थल क्या है? अब यहाँ पर देखो जो ग्रास होगा ये तो आपका हो गया उत्पादक, तो ये जो है ये खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर है। अगर खाद्य पिरामिड आप बनाएं तो यहाँ पर हो जाएगी घास, उसके बाद हो जाएगा कीड़ा, कीड़े के बाद हो जाएगा सांप, सांप के बाद यहाँ पर बैठेगा आकर मोर, ठीक है। कायांतरित शैल का उदाहरण क्या है? बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर या चूना पत्थर? सही जवाब इसका हो जाएगा संगमरमर। संगमरमर क्या है? यह एक कायांतरित शैल है, ठीक है। महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो NaCl, सोडियम क्लोराइड, यानी कि विकल्प डी इसका करेक्ट है। राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता करता है कौन? उपराष्ट्रपति करता है। और राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 250 होती है। किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है? तो जलोढ़ मिट्टी का, ठीक है। जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पौधों पर निर्भर करते हैं उन्हें कहते हैं प्रथम चरण उपभोक्ता। तो देखिए जो भोजन श्रेणी है ना, इसको ठीक से समझिएगा क्योंकि इस पर प्रश्न आपको डेफिनेटली मिलेंगे, ठीक है। पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण क्या है? पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण क्या है? लक्ष्य केंद्रित विधि, सृजनात्मक विधि, चयनात्मकता। तो सही जवाब इसका ऑप्शन डी होगा, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। प्रेक्षण विधि की सीमाएं क्या हैं? यह विधि मितव्ययी नहीं है। इस विधि में प्रेक्षण सूक्ष्मता से न करने पर प्राप्त परिणाम अधिक वैध और विश्वसनीय नहीं होते, तो यही इसकी सीमा है, बाकी तो सब इसमें सही है, ठीक है। तो सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? देखो 4 परिभाषा दी गई हैं। परस्पर क्रिया करने वाला जीव समुदाय, किसी स्थान का अजीवी घटक, पृथ्वी व वायुमंडल का क्षेत्र जहां जीव रहते हैं, जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित क्षेत्र, ठीक है। तो यहाँ पर जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित क्षेत्र जो होता है इसे कहेंगे इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम की परिभाषाएं और भी हो सकती हैं लेकिन हमें तो इन्हीं में से चुनना है ना, तो इनमें से सही जवाब ऑप्शन डी प्रतीत होता है।
मानव विकास के क्रम में दो पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो मानव विकास के क्रम में इंसान दो पैरों पर चलता है, तो हाथ जो है वो स्वतंत्र होते हैं मस्तिष्क की आज्ञा अनुसार काम करने के लिए। भूकंप की तीव्रता मापने के यंत्र को कहते हैं सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ ये भूकंप की तीव्रता को कैसे नापता है? देखिए ये तस्वीर है सिस्मोग्राफ की। तो क्या होता है आप देख सकते हैं, अब आप समझ गए होंगे कि इसकी कार्यप्रणाली क्या है। ठीक है, ये जो है ये रिक्टर स्केल कहा जाता है इसको। तो क्या होता है कि जब पृथ्वी हिलती है तो इस प्रकार से ग्राफ बनता है। तो ये जो पूरा यंत्र है इसे कहते हैं, क्या कहते हैं इसे सिस्मोग्राफ कहते हैं। सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है? तो क्रम से आपने याद किया होगा, जब पढ़ रहा होगा आपने जब पढ़ा होगा सोलर सिस्टम, तब आपने इसे बिल्कुल क्रम से याद किया होगा। सबसे निकटतम ग्रह बुध होता है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ठीक है, इस प्रकार से आपने याद किया होगा। तो सही जवाब इसका ऑप्शन डी है। गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? आपने देखा कि ये प्रश्न दोबारा से आया है। गिर राष्ट्रीय पार्क ये गुजरात में है और इसकी स्थापना हुई थी 1965 में। ठीक है, निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है, चार विकल्प हैं। यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है, यह प्रत्यक्ष अनुभवों पर आधारित है, यह एक बाल केंद्रित विधि है जिसमें शिक्षक एक प्रशासक के रूप में होता है, यह विधि विभिन्न सर्वेक्षणों द्वारा अपनाई जाती है। तो इसमें जो विशेषता नहीं है वो ऑप्शन सी है। ठीक है, बाकी सब यहाँ पर करेक्ट हैं। निम्नलिखित वाहनी ईंधनों में से किसे पर्यावरण स्नेही कहा जाता है, यानी कि इको फ्रेंडली कह सकते हैं आप इसे? तो ये क्या होता है? डीजल, पेट्रोल, संपीड़ित प्राकृतिक गैस और द्रवित पेट्रोलियम गैस। ठीक है, तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस और द्रवित पेट्रोलियम गैस। तो इसमें जो सही जवाब है वो कौन सा होगा? ठीक है फ्रेंड्स, डीजल, पेट्रोल और पेट्रोलियम गैस। ठीक है, ये तीनों चीज़ें क्या हैं? ये तीनों चीज़ें जो है ये पर्यावरण से नहीं है, लेकिन जो ऑप्शन डी संपीड़ित प्राकृतिक गैस, इसे कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं। तो ये जो है इको फ्रेंडली है, यानी कि पर्यावरण के प्रति ये अच्छी गैस मानी जाती है। तो ऑप्शन डी हमारा उत्तर हो जाएगा। किसी पारितंत्र में तत्वों का चक्रण क्या कहलाता है? देखो ये टर्म ही दोबारा से आया है, जैव भू रासायनिक चक्र। किसी पारितंत्र में तत्वों का जो चक्रण होता है उसे कहते हैं जैव भू रासायनिक चक्र। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? तो सुंदरलाल बहुगुणा हैं। मई के महीने में इनकी डेथ हो गई है और वजह क्या थी? वही महामारी। तो फिलहाल थोड़ा सा जान लीजिए सुंदरलाल बहुगुणा जी के बारे में। 9 जनवरी 1927 को सेलियारा के उत्तराखंड में जन्मे। पेड़ पौधों को बचाने के लिए 1971 में सुंदरलाल बहुगुणा ने पेड़ों की सुरक्षा में 16 दिन का अनशन किया। चिपको आंदोलन के कारण वो वृक्ष मित्र के नाम से जाने गए। और पर्यावरण बचाने के लिए 1990 में सुंदरलाल बहुगुणा ने टिहरी बांध का विरोध किया। 2009 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ठीक है, और मई 2021 में इनकी डेथ हो गई 94 ईयर में। 94 ईयर इनकी एज थी तब। इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति क्या है? इंसुलिन क्या है? इंसुलिन एक प्रोटीन है जो लैंगरहैंस द्वीप समूहों से, यानी कि पेट में होती है ना ये ग्रंथि, तो वहीं से ये स्राव होता है और ये शरीर में जो शुगर होता है उसको ये कंट्रोल करता है। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है परागकोश में, याद रखना, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। ज्वर नियंत्रण यानी कि बुखार में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली जो औषधि है वो है पैरासीटामॉल। एक्चुअली में जानते हो क्या था? विकल्प दिया गया था ए, बी, सी और डी। तो थोड़ी बहुत डॉक्टरी भी आपको आनी चाहिए। तो यहाँ पर सही जवाब था पैरासीटामॉल। ठीक है, तो जब बुखार होता है तो पैरासीटामॉल। जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं शाकाहारी। देखो ये फिर वही है फूड चेन। ठीक है, दही के निर्माण के लिए कौन सा सूक्ष्मजीवी उत्तरदायी है? तो लैक्टोबैसिलस। और मानव रुधिर वर्ग की खोज किसने की? लैंड स्टीनर ने। कब की थी? 1901 में की थी लैंड स्टीनर। ठीक है, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? लैंड स्टीनर ने। प्याज, आलू, अदरक ये क्या है? ये तने हैं, जड़ नहीं है, लोग इसको जड़ समझते हैं। एक कोश की सूक्ष्मजीवी कौन सा है? स्पायरोगोरा, विषाणु, पैरामीशियम, हाइड्रा। तो हाई स्कूल में पढ़ाया गया होगा पैरामीशियम, आपका ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सा पादप उत्पाद साबुन का विस्थापन है? यानी कि पहले क्या होता था? रीठा का प्रयोग लोग साबुन के लिए करते थे। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। रीठा जो होता है ना ये साबुन का विस्थापन माना जाता है। आप साबुन की जगह रीठे का प्राकृतिक रूप से प्रयोग कर सकते हैं। अब चलते हैं आगे। अब ये सारे प्रश्न कंप्लीट हो गए ना आपके 2016 के। तो 2015 में यूपीटीटी की परीक्षा हुई नहीं, उसके पहले हुई थी 2014 में। तो परीक्षा तिथि थी 23 फरवरी 2014। और जो प्रश्न पूछे गए थे उनको देखते हैं। वायु दाब मापने वाला यंत्र बैरोमीटर होता है। बीटी कपास क्या है? तो यह एक ट्रांसजेनिक पौधा होता है। कभी कभी ऐसे प्रश्न आएंगे जो कि चर्चा में रहते हैं।
कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है? तो क्या होता है कि सल्फर डाइऑक्साइड है ना, ये रहता है वाहनों से निकलने की वजह से, ये धरती पर मौजूद रहता है। पानी बरसता है तो ये बना देता है H2SO4, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड, और यही अम्लीय वर्षा कही जाती है। कौन सर्वाधिक उत्पादन पारिस्थितिक तंत्र है? अब देखो ये प्रश्न दोबारा से आ गया। तो ये उष्णकटिबंधीय वर्षावन जो होते हैं वहीं पर सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है, यानी कि सर्वाधिक उत्पादन पारिस्थितिक तंत्र। तो थोड़ा सा शब्दों का हेरफेर है बस यहाँ पर, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि इक्वेटर के 28 डिग्री ऊपर 28 डिग्री नीचे का जो एरिया होता है वहीं पर ये उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं, और सबसे अधिक जैव विविधता भी यहीं पर पाई जाती है। कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयोग में लाया जाता है? कैल्शियम कार्बाइड। और कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है? तो टाइफाइड। कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? फिर वही बात आ गई, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मेथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी है, कार्बन मोनोऑक्साइड। बांस, केला, गन्ना और सरसों में कौन द्विबीजपत्री है, यानी कि किसके बीज में द्विपत्र होते हैं? तो सरसों को देख लीजिए आप, सही जवाब सरसों है। पौधों में जल अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? तो जाइलम के द्वारा होता है, ठीक है। पौधों में जो जल अधिग्रहण होता है वो जाइलम के द्वारा होता है। कौन सा प्रथम साहित्य स्रोत है? तो ये है ऋग्वेद। ऋग्वेद को पहला साहित्य स्रोत माना जाता है। वायुमंडल के 99% भाग पर किन दो गैसों का विस्तार होता है? तो याद रखना कि वायुमंडल के 99% भाग पर कार्बन डाइऑक्साइड और ओजोन का ही विस्तार है। पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल्य उद्देश्य क्या होता है? तो देखो, जब भी आप स्कूल के टूर में जाते हैं ना, तो इसका मतलब होता है कि आपको प्रत्यक्ष अनुभव कराया जाए, यही इसका मूल उद्देश्य होता है। कार्यकीय रूप से शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता है? तो जो शुष्क मिट्टी होती है उसमें लवण, साल्ट की जो सांद्रता होती है वो अधिक रहता है। सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं रहता है। चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं? तो चुन कर चरना। होता क्या है, आपने देखा होगा कि पशु को चरते हुए, जो लोग गांव में रहते हैं तो वो लोग समझ रहे होंगे, और जो लोग नहीं जानते उनको बता दूं कि जो पशु होते हैं ना, जब उनको चरने के लिए छोड़ा जाता है तो वो कुछ घासों को ज़्यादा खाते हैं, कुछ को तो बिल्कुल नहीं खाते हैं। तो जो घासें वो ज़्यादा खाते हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, और जो घास नहीं खाते हैं वो मौजूद रहती हैं। तो इस प्रकार से वनस्पतियों का बदलाव हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, चलिए और चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक तत्व क्या होता है? आपकी हड्डियां मजबूत रहें, इसके लिए आपको कैल्शियम और विटामिन डी का प्रयोग करना चाहिए। विटामिन डी तो डायरेक्टली मिलता है, बिल्कुल फ्री है। तो सूरज के प्रकाश में थोड़ी देर बैठा करिए आप लोग भी। प्रकाश में भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? अब देखो, यहाँ पर एवरेस्ट मत कह देना। एवरेस्ट जो है ना, ये नेपाल में है, और एवरेस्ट की जो ऊंचाई है ये दुनिया का सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, 8,848 मीटर है। लेकिन K2 यानी गाडविन आस्टीन, जो कि भारत में जम्मू कश्मीर में है, काराकोरम श्रेणी में, ये भी कम ऊंची नहीं है, 8,611 मीटर ऊंची है, ठीक है। तो ये माउंट K2 जो है ये भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम है। प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि किस पर आधारित है? तो शिक्षण विधि के सिद्धांत पर। वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम क्षोभ मंडल, मैंने आपको बताया था अभी तस्वीर के माध्यम से, फिर से एक बार बताता हूँ, ठीक से देखिए, इस बार इंग्लिश बताता हूँ। देखो, ये होगी पृथ्वी, ठीक है। फिर आएगा आपका ट्रोपोस्फियर, 0 से लेकर 12 किलोमीटर तक, कभी कभी यहाँ पर 0 से 18 भी लिखा जाता है, ठीक है। वायुयान इसी में उड़ते हैं। इसके बाद आएगा स्ट्रेटोस्फियर, इसको कहेंगे आप, क्या कहेंगे, ये 12 से लेकर 50 किलोमीटर के बीच में होता है। तो अब देखो, यहाँ पर ओजोन लेयर पाई जाती है। फिर होता है आपका मेसोस्फियर, ठीक है, ये 50 से 80 किलोमीटर के बीच में होती है। और थर्मोस्फियर होती है 80 से 700 किलोमीटर के बीच में। फिर होता है एक्सोस्फियर। तो ये क्रम है, इसको आप ठीक से समझ लीजिए। इस बार मैंने आपको इंग्लिश बताया, पिछली बार आपको मैंने हिंदी में बताया था। भारत की पहली महिला IPS किरण बेदी जी हैं, ठीक है। असोम का प्रसिद्ध एक सींग वाले गैंडे वाला वन्यजीव अभयारण्य है काजीरंगा। काजीरंगा ये 1908 में स्थापित किया गया था असम में, ठीक है। वेसाल्ट चूना पत्थर, स्लेट व ग्रेफाइट में आग्नेय चट्टान का उदाहरण कौन है? तो देखो, यहाँ पर वेसाल्ट है, चूना पत्थर है, स्लेट है और ग्रेफाइट है।
इसको विकल्प ए, बी, सी और डी कहा गया, तो विकल्प ए आपका उत्तर था, यानी कि बेसाल्ट। ये आग्नेय चट्टान का एक उदाहरण है। पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है? तो अभी मैंने आपको क्लियर किया कि यह स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है, यानी कि समताप मंडल में। ठीक है, ये पृथ्वी हो गई, ये क्षोभ मंडल हो गया, फिर होता है समताप मंडल, तो यहीं पर पाई जाती है ओजोन लेयर। सिख धर्म के संस्थापक कौन है? गुरु नानक देव हैं। भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र सिस्मोग्राफ है, मैंने आपको बताया था पहले ही। तो कई प्रश्न आप देख रहे हैं बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो बस वजह यही है पूरी वीडियो बनाने की कि आप समझ सकें कि प्रश्नों का रिवीजन जो है कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस दिन होता है? अब देखो कई सारे प्रश्न तो यहीं पर देख रहे हैं आप रिपीट हो रहे हैं, तो हो सकता है कि कुछ प्रश्न डायरेक्टली जो वीडियो आप देख रहे हैं, कुल मिला के इस वीडियो में 150 प्रश्न हैं और इसके पहले 120 प्रश्न थे, तो इतने प्रश्न हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इसमें से कई सारे प्रश्न आपको मिल सकते हैं। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस दिन होता है? तो 22 दिसंबर को होता है। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है 22 दिसंबर को, तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन हो जाएगा, क्योंकि समय तो वही रहता है। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, 12 फरवरी 1824 को जन्म होता है, 30 अक्टूबर 1883 को इनकी डेथ हुई। वेदों की ओर लौटो इन्होंने ही नारा दिया था। बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? फोक डांस है बिहू, कहाँ का? असम का। खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है खाद्य जाल, ये तो आप जानते ही हैं। ड्राप्सी बीमारी का कारण क्या है? तो देखिए, ड्राप्सी रोग सरसों के तेल में आर्जिमोन तेल के मिलावट के कारण जो है ये होती थी बीमारी, इसे जलोदर कहा जाता है। इस बीमारी को साइनाइड की मिलावट या उजला रंग करने वाली मिलावट के कारण होता है, तो मतलब मिलावट की वजह से बीमारी होती है, जिसे जलोदर कहा जाता है। शरीर में पानी बढ़ जाता है और तमाम तकलीफें बढ़ जाती हैं, ड्राप्सी कहते हैं इसे। तो फ्रेंड्स ये थे 30 प्रश्न। अब करेंगे डिस्कस यूपी टीईटी 2013 के जो परीक्षा हुई थी 27 जून 2013 को, के जो 30 प्रश्न पूछे गए थे ईवीएस के अंतर्गत, उसको भी देखते हैं। इसके बाद हम लोग करेंगे डिस्कस 2011 के प्रश्न और वीडियो वहीं पर समाप्त हो जाएगा। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? तो आसान था ये, गुजरात की तो है ही, ये सबसे लंबी तटरेखा भी यहीं पर है। गोवा है ही है, महाराष्ट्र है ही है, तो राजस्थान ये लैंड लॉक्ड है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बीओडी से। ठीक है, तो ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। टाइफाइड, कालरा, जुकाम और मलेरिया। टाइफाइड, कालरा, जुकाम और मलेरिया में कौन सा वायरस संक्रमण से होने वाला रोग है? तो ये है जुकाम। जुकाम का जो वायरस है उसे कहते हैं राइनो वायरस। राइनो वायरस। भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व वर्षा है। वर्षा ना हो तो कृषि खत्म। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत मैंने आपको बताया था मध्यमंडल होती है। ठीक है, और सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ओजोन तथा मीथेन में। सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ओजोन और मीथेन में कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? तो मीथेन है। ठीक है, मीथेन। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई 1973 में, बहुत बार मैंने बताया, तो ये प्रश्न बहुत बार रिपीट भी तो हो रहा है। पृथ्वी तल पर वह काल्पनिक रेखा जो 180 डिग्री मेरिडियन या मोत्तर खींची जाती है उसे कहते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है? गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क ये तमिलनाडु में है। गल्फ ऑफ मन्नार भारत का दूसरा सबसे बड़ा बायो रिजर्व है। यह उथले पानी की खाड़ी है जो हिंद महासागर में लक्षद्वीप सागर के एक भाग का निर्माण भी करती है। जनगणना 2011 के हिसाब से भारत में लिंगानुपात कितना है? तो 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 943 है। किस प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? तो यह केचुआ होता है, जो कि जमीन की उर्वरा शक्ति को बढ़ाता भी है। चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? उत्तराखंड में सुंदरलाल बहुगुणा ने इसकी शुरुआत की थी। जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है किसमें? ईथोलॉजी में, याद रखना है इसको, ईथोलॉजी। समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो आयोडीन का। और सैक क्या है? सैक सहजीवी होता है। एक्चुअली जो लाइकेन होता है फ्रेंड्स ना, तो लाइकेन दो वनस्पतियों का समूह है जिसमें एक शैवाल और एक कवक होता है, और ये दूसरे पर डिपेंड करते हैं, मतलब कि परस्पर एक दूसरे पर इनका जीवन आधारित होता है। और भारत का जो पहला लाइकेन पार्क है यह उत्तराखंड में खोला गया है, ये भी याद रखना।
सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का ईंधन के रूप में इस्तेमाल होता है कहाँ पर? वाहनों में और उद्योगों में। प्रश्न बहुत टफ नहीं आते हैं, लेकिन कभी कभी जो अधिक कॉन्फिडेंस होता है ना, उसमें इंसान गलत करके चला आता है। तो आप लोग देखो, फोकस किया करो कि क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल कूल माइंड से होकर आंसर सोचा करो, ठीक है। और सभी विकल्पों को पढ़ने के बाद ही उत्तर दो, ऐसा नहीं कि बी तक पहुंचे टिक कर दिया, तो ऐसी गलती हो जाती है। पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है? तो क्षेत्रीय भ्रमण से। घूमेंगे टहलेंगे तो पर्यावरण के बारे में ज़्यादा पता चलेगा आपको। एलपीजी का संक्षिप्त रूप, अब देखो यहाँ पर आ गया ना एलपीजी, मैंने आपको बताया था लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस। इसका मुख्य अवयव क्या होता है? ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन परतों को अवशोषित करती है? मतलब जो सनलाइट होती है, सनलाइट को पृथ्वी पर पहुंचने से पहले जो ओजोन परत होती है, ये किन किरणों को, कितनी परतों की जगह यहाँ पर किरणें होनी चाहिए थी, तो ये अल्ट्रा वायलेट रेज को, जो पराबैंगनी किरणें होती हैं, उसको अवशोषित कर लेती है। ओजोन परत की जो मोटाई है उसे डाबसन में मापा जाता है। चमगादड़ स्तनधारी हैं, क्यों? क्योंकि ये बच्चे देता है। और पर्यावरण की परिभाषा, देखो ये प्रश्न तो बार बार आएगा क्योंकि यह पर्यावरण अध्ययन ही है। तो पर्यावरण की परिभाषा में 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं। आपको लगेगा कि चारों सही हैं, लेकिन सबसे सही जो होता है, जो सबसे करीब हो उसको चुनना चाहिए। तो सही जवाब ऑप्शन ए है। एबायोटिक और बायोटिक घटक जो होते हैं वो पर्यावरण में शामिल होते हैं। निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में कौन सी संस्था वन्य जीव संरक्षण के प्रति समर्पित है? तो फिलहाल देखो, यूएनएफपीए का नाम है, यूनेस्को का नाम है, यूएनडीपी का नाम है, डब्ल्यूएचओ का नाम है। फिलहाल नन ऑफ द एबव सही जवाब इसका। अगर इसमें होता आईयूसीएन, तो आईयूसीएन ही एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो कि वन्य जीव संरक्षण के प्रति समर्पित है। बात यहाँ पर किसकी हो रही है? वन्य जीव संरक्षण की बात हो रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कृत्रिम वर्षा के लिए, मेघ विजन के लिए प्रयुक्त रसायन क्या होता है? जो आर्टिफिशियल क्लाउड बोए जाते हैं कि वर्षा हो यहाँ पर, उसमें सिल्वर आयोडाइड प्रयोग में लाया जाता है, सिल्वर आयोडाइड। बायोडीजल जेट्रोफा से पैदा होता है। ये प्रश्न भी दोबारा से आया, आपने देखा, दोबारा क्या, तीसरी चौथी बार आया। विश्व ओजोन दिवस, देखो आप फिर से आ गया ये 16 सितंबर को, ठीक है। सिल्वीकल्चर, वन और वन्यजीव उत्पाद का जो अध्ययन होता है उसको कहा जाता है सिल्वीकल्चर। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य, ये उत्तर प्रदेश के चंदौली में स्थित है। स्थापना हुई थी 1957 में। द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता सांप होता है, अभी मैंने आपको चित्र के द्वारा कंफर्म किया था, ठीक है। घास क्या है? अब घास उत्पादक है। प्रथम श्रेणी उपभोक्ता जो शाकाहारी है, द्वितीय श्रेणी उपभोक्ता जो कि मांसाहारी है। तो सांप जो है यह द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता होगा। झूम खेती कहाँ पर होती है? तो मेघालय में होती है, नागालैंड और मणिपुर में भी होती है। झूम में क्या होता है कि वृक्षों के समूह को, जंगलों को जलाया जाता है, फिर वहाँ पर खेती की जाती है। फिर जब वहाँ की उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाती है तो फिर से नए जंगलों को जलाया जाता है। तो ये जो विधि है खेती की, ये पर्यावरण के प्रति बहुत ही नुकसानदेह है। शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? कार्बन डाइऑक्साइड का। तो फ्रेंड्स ये हो गए 2014 के प्रश्न। और अब हम लोग करेंगे 2013 के प्रश्न, देना है, हाँ 2013 के प्रश्न हो गए। अब हम लोग करेंगे डिस्कस यूपीटीटी 2011 के प्रश्नों को। यह परीक्षा कब हुई थी? 13 नवंबर 2011 में हुई थी। तो प्रश्न देखते हैं। लवण जो जल का अवशोषण करता है वो क्या कहलाता है? प्रश्न थोड़े लेवल के थे 2011 में, पहली बार यूपीटीटी हुई थी 2011 में, ठीक है। और यूपीटीटी जो पहली बार हुई उसी साल सीटीटी भी पहली बार हुई थी। तो जो प्रश्न थे, हालांकि ऑल ओवर पेपर सबसे आसान था, लेकिन प्रश्न जो थे कुछ प्रश्न स्तरीय थे, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कि लवण जो जल का अवशोषण करता है उसे कहते हैं हाइग्रोस्कोपिक। पारिस्थितिकी तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरण में प्रजातियों का जीवनक्षम जनसंख्या का रखरखाव एवं प्रतिप्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद क्या है? तो इसका प्रयुक्त पद होगा स्वस्थानीय संरक्षण। समझ में आया? देखो यहाँ पर कभी कहना चाहता है ना इन सीटू के बारे में, ठीक है, इन सीटू कंजर्वेशन। तो टर्म आपको याद होगा ना, इन सीटू और एक्स सीटू। तो यहाँ पर बात इन सीटू की हो रही है, ठीक। सामुद्रिक कच्छपों से, यानी कि जो समुद्री कछुए होते हैं, उनको जीवंत जीवाश्म कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वे 150 मिलियन वर्षों से अधिक समय से पृथ्वी पर उपस्थित हैं।
भारतीय उपमहाद्वीप के जलभागों में पाए जाने वाले 5 प्रजातियों के समुद्री कच्छपों में सबसे अधिक संख्या किस प्रजाति की है? तो इसमें उत्तर था ऑलिव रिडले। हालांकि ये जो ऑलिव रिडले कछुए हैं, अब ये भी जो है बहुत ही अधिक खतरे में है, इन पर भी लुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है। फिर भी इनकी संख्या अभी ठीक ठाक है, लेकिन अगर इनको बचाया नहीं गया तो ये भी नष्ट हो जाएंगे। विश्व उष्मायन समझ गए, ग्लोबल वार्मिंग की बात हो रही है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन एक कारक जिम्मेदार है? वाहनों से निकली गैसें, पेड़ पौधों से निकली गैसें, भट्टियों से निकली गर्म हवा, रसोई गैस। तो सही जवाब इसका ऑप्शन ए। धातुमय प्रस्तर किसे कहते हैं? धातुमय प्रस्तर मतलब ऐसा पत्थर जिसमें धातु हो, तो ये अयस्क को कहते हैं। ठीक है। पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं, ऑक्सीजन को हमको देते हैं। भूकंप मापा जाता है किस पर? रिक्टर पैमाने पर, और रिक्टर पैमाना जो होता है यह सिस्मोग्राफ पर लगा होता है। महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण क्या होता है? ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फों का पिघलना, और जो ध्रुवीय प्रदेश हैं वहाँ पर बर्फों का पिघलना किस कारण से होता है? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस कौन सी है? तो वही सल्फर डाइऑक्साइड SO2। वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है किसके? तो पेड़ लगाओ और प्रदूषण घटाओ। ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष 5 जून को। थीम मैंने पहले ही बताई थी आपको, बताओ 2021 में इसकी थीम क्या रही? सूर्य के हानिकारक पराबैंगनी किरणों से कौन सा स्तर पृथ्वी को सुरक्षित रखता है? तो फिलहाल अब नहीं बताऊंगा। ओजोन स्तर। किस जगह के फ्लोरा और फना सूचित करते हैं? ये जो फ्लोरा और फना टर्म है ना, ये जो फ्लोरा होते हैं वो पेड़ पौधों को करते हैं सूचित, फना का मतलब जंतुओं से होता है। तो थोड़ा सा समझिए, फ्लोरा पेड़ पौधे, फना जंतुओं से संबंधित है। पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है? वायु, जल, मृदा और तालाब। तो फिलहाल तो ऑप्शन बी सही है, तालाब। इसके बाद कौन जीवी कारक नहीं है? जीवी कारक नहीं है तो पेड़ पौधे तो जीवित नहीं हैं, जंतु भी हैं, सूक्ष्मजीव भी हैं। तो प्रस्तर पत्थर ये जीवी कारक तो नहीं हो सकता। अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं कहाँ पर? स्थल मंडल में, जल मंडल में, वायुमंडल में, प्रकाश मंडल में। आप जानते हो इसका भी उत्तर लोगों ने गलत कर दिया था। बहुत सारे लोगों ने बताया कि स्थल मंडल में तो उसकी मतलब उन्होंने क्या लगाया, मैं आपको बताता हूँ। ये हो गया पेड़। ठीक है। उन्होंने क्या बताया कि पेड़ पौधे जो होते हैं तो ये तो जड़ होती है ना स्थल मंडल में। ठीक है। पेड़ तो वायुमंडल में है, तो उन्होंने सी बता दिया था, लेकिन एक्चुअली में इसका उत्तर होगा स्थल मंडल में। ठीक है। तो विकल्प ए इसका करेक्ट था। तो ऐसे तर्क मत लगाना अगर आ जाएगा तो। अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को क्या कहते हैं? जैसे कि जो मृत जंतुओं को खाते हैं उन्हें कहते हैं स्क्वेंजर, मक्खी, गिद्ध आदि। CNG का फुल फॉर्म पूछा गया था, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और विश्व उष्मायन का कारण पूछा गया था, वायु प्रदूषण होता है। यहाँ पर वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण दिया गया था। तो फिलहाल तो विश्व उष्मायन का कारण जो होता है वायु प्रदूषण है, क्योंकि जब वायु में, एयर में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी तो ग्लोबल वार्मिंग का कंसेप्ट सामने आता है। महासागर में पृथ्वी पृष्ठ के अधिकांश जगहों को आवृत किया है। ठीक है। तो जो महासागर ने पृथ्वी का जो क्षेत्रफल है, सरफेस है, उसके अधिकांश जगह को ढक लिया है। यह लगभग कितना है? तो देखो, जल मंडल की बात करें तो 3/4 है, 3/4 पर है। लेकिन महासागरों के बारे में बात करें तो ये 2/3 है। ठीक है। इसको ऐसे समझना आप। और स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट में निक्षेपण होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। इसको रटो। निम्न में कौन वायु प्रदूषण का उदाहरण है? धुआं और कुहासा, वाहनों से निकलने वाली गैस, जलती हुई लकड़ी, चारकोल से निकली गैस, मतलब सभी। अब ये तो कक्षा 5 वाला भी बता देगा बच्चा। ठीक है। भारत तथा दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम किसके प्रयोग को रोकते हैं? प्लास्टिक के थैलों को। देखो, एक बात मैं आपको बताऊं। देखो, जो प्रश्न बहुत सरल होते हैं ना, उसका उत्तर गलत बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो प्रश्न कठिन होते हैं उसमें सबकी हालत एक जैसी होती है, लेकिन जब आप कठिन प्रश्नों में सही कर जाते हैं और सरल प्रश्नों को तो सही करते ही हैं, तभी आप जो है औरों से आगे रहते हैं। अब आप
सरल प्रश्नों को गलत कर दोगे तो फिर कठिन प्रश्नों को सही करके भी आपका नुकसान ही होना है, ठीक है। हवा में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है, तो देखो एक बात और, हवा में नाइट्रोजन सबसे अधिक पाई जाती है, इसको रट लेना। ऑक्सीजन पाई जाती है दूसरे स्थान पर, यह लगभग 21% है, ठीक है। और परम तापमान पैमाना, इसको परम ताप पैमाना भी कहते हैं, तो ये कौन सा पैमाना है, तो केल्विन होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, केल्विन मतलब परम ताप पैमाना क्या होता है, जो टेम्परेचर होगा उसमें 273 डिग्री सेंटीग्रेड जोड़ दो तो बन जाता है परम ताप, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है, सभी हरे पौधों में होता है ना, तो हरे पौधे हैं तो वहाँ पर फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया जो होती है वो होती है। कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है, तो यूनाइटेड नेशन। जो विकल्प थे उसी में से चुनना था हमें, ठीक है। कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से क्या होता है, देखो जब कीटनाशकों का अत्यधिक इस्तेमाल होगा तो कीटनाशकों का प्रयोग करेंगे हम कहाँ पर करेंगे, सब्जी पर करेंगे, फलों पर करेंगे, अनाज पर करेंगे, तो वो अंततः जल में ही जाके मिलेगा, यानी कि क्या बढ़ेगा, जल प्रदूषण बढ़ेगा। ध्वनि प्रदूषण का मापक डेसिबल है, ये तो कई बार रिपीट हुआ। और निम्न में कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है, कागज, कपड़ा, धातु, प्लास्टिक, तो उत्तर तो आपको पता ही है, ऑप्शन डी होना चाहिए। तो ये हो गए फ्रेंड्स कुल मिला के 2011 से लेकर 2021 तक के ईवीएस के कंप्लीट प्रश्न, और इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, जिसकी पीडीएफ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप सभी को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और कामना करता हूं कि आप सभी का भविष्य बहुत ही उज्जवल हो, मंगलमय हो, और इस परीक्षा में आप सभी लोग कम से कम 120 प्लस पर रहें, इसके नीचे तो बिल्कुल नहीं। तो बेस्ट ऑफ लक आप सभी को, प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर, और सी मिलेंगे हम आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।